अच्छा, तो मेटल्स में हमारे पास जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर मेटल्स। ग्रुप टू के एलिमेंट्स, दे आर ऑल्सो ऑल मेटल्स। मतलब इसमें हमारे पास बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, एंड सो ऑन। इसी तरह ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। वो भी मेटल्स ही होते हैं। फिर ग्रुप थ्री आता है एल्यूमिनियम वाला ग्रुप, वो भी सारे मेटल्स हैं। अच्छा, ग्रुप फोर में जो है ना, सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल्स नहीं होते। ग्रुप फोर में हमारे पास जो पहला एलिमेंट है, डेट इज कार्बन। फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आता है हमारा टिन एंड लेड। अच्छा, कार्ब जैसे ग्रुप फोर में एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो जो प्रॉपर्टीज है ना, वो चेंज होती हैं इन एलिमेंट्स की, फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक। इसका क्या मतलब है कि जो कार्बन है ना, वो तो होता है नॉन मेटल, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम में ना कुछ प्रॉपर्टीज मेटेलिक होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटेलिक होती हैं। तो ना तो ये पूरी तरह मेटल होते हैं, ना तो ये पूरी तरह नॉन मेटल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। लेकिन ज्यादा प्रॉपर्टीज इनमें फिर भी नॉन मेटेलिक होती हैं, तो हम इनको ना एज अ नॉन मेटल ही ट्रीट करने वाले हैं अभी ओ लेवल में। लेकिन जो टिन और लेड है, दीज आर मेटल्स। ये पूरी तरह मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। अब हमने देखो ये भी पढ़ा था कि जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप वन के मेटल्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करते हैं। ग्रुप वन मेटल्स, दे लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म अ चार्ज ऑफ +1। ग्रुप टू एलिमेंट्स, ग्रुप टू मेटल, दे लूज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ चार्ज ऑफ +2। Similarly, group 3 metals, they lose 3 electrons and form a charge of +3। और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जैसे कि इसमें आयरन होता है या कॉपर होता है, तो आयरन समटाइम्स लूजेस 2 electrons and forms a charge of 2 positive। Iron sometimes loses 3 electrons and forms a charge of 3 positive। Similarly, copper, in some compounds, copper loses 2 electrons, in some compounds, copper loses 1 electron। एंड हाउ वुड वी नो कि कब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें, कब आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करें? अगर वो इस तरह से हमें लिख के देता है कि आयरन 2 ऑक्साइड है, इट मीन्स के आयरन 2 मीन्स 2 पॉजिटिव। हमेशा लूज ही करेंगे, मेटल है ना, तो 2 का मतलब लूज ही होता है, 2 लूज करें। ऑक्साइड इज फ्रॉम ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म अ चार्ज ऑफ 2 नेगेटिव। दोनों में कॉमन नंबर, फॉर्मूला मेकिंग में हमने क्या पढ़ा था, दोनों में कॉमन नंबर 2 है, 2 2 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा FeO। अच्छा, अगर सिर्फ फॉर्मूला गिवन होगा तो मैं फॉर्मूला देख के भी बता सकता हूँ कि इसमें आयरन मस्ट बी 2 पॉजिटिव आएंगे, बिकॉज ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव, आयरन 2 पॉजिटिव होगा तब जाके फॉर्मूला FeO बनेगा। लेकिन अगर लेट से मैं कहूँ कि फॉर्मूला आयरन का है Fe2O3, तो इट मीन्स कि आयरन इसमें क्या है, 3 पॉजिटिव एंड ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव, वो होता है 2 नेगेटिव है, तब जाके फॉर्मूला Fe2O3 बनेगा। तो आपको केमिकल फॉर्मूला देख के भी समझ आ जाना चाहिए कि इसमें जो ट्रांजिशन मेटल है उसका चार्ज की वैल्यू क्या है, राइट। इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का मेटल है, ग्रुप 3 मेटल लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। और जो लेड और टिन है, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लेकिन इनका भी चार्ज जो होता है ना, वो फिक्स नहीं होता। मतलब टिन जो है, इट समटाइम्स लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, sometimes it loses 2 electrons, sometimes it loses 3 electrons, sometimes it loses 4 electrons। तो tin 1, tin 2, tin 3, tin 4 इस तरह से लिखा हुआ होगा।
और लेड की भी यही कहानी है, लेड 1 भी बनाता है, मतलब लेड समटाइम्स लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो Pb+1 हो जाएगा. lead sometimes loses 2 electrons in some compound, so it forms Pb2 positive. लेकिन लूज करेंगे क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं. ग्रुप 1 2 ट्रांजिशन मेटल्स, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 में टिन एंड लेड. गॉट इट? आगे चलें. अच्छा, अब मेटल्स इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करते हैं. देखो हमारे पास ना जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं. एक तो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं कि हाउ एनी एटम रिएक्ट्स, और किस चीज के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाएंगे, तो दोज आर केमिकल प्रॉपर्टीज. और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है. यू गाइस नो व्हाट मेल्टिंग पॉइंट इज. बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहे हैं, किस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. अच्छा जी, अब पहले ना, अब हम मेटल्स की हमने कभी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की है. आज ना पहले मेटल्स के साथ. अब हमें ये पता है कि मेटल्स कौन कौन से होते हैं. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, और ग्रुप 4 में लेड और टिन. दीज आर मेटल्स. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स. मतलब ग्रुप 4 के बाकी एलिमेंट्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. ग्रुप 5 के एलिमेंट्स, ग्रुप 6 एलिमेंट्स, एंड ग्रुप 7 एलिमेंट्स, एंड ऑल्सो ग्रुप 8 एलिमेंट्स. हमें ये भी पता है कि मेटल नॉन मेटल आपस में आयनिक बॉन्डिंग करते हैं. याद है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सिर्फ मेटल है, प्योर मेटल, तो उसमें जो मेटल पॉजिटिव आइंस होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. मेटालिक बॉन्डिंग होती है उसमें. ये हम दोबारा पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं. लेकिन हमें साथ में ये भी पता है कि जब मेटालिक एटम्स, मेटालिक एलिमेंट्स के एटम बॉन्ड बनाते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम्स के साथ, तो वो जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है. देखो, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ग्रुप 1 का है, ग्रुप 2 का है, या ट्रांजिशन मेटल है, या ग्रुप 3 का मेटल है, या टिन है, या लेड है, ये मेटल्स हैं. ये लोग अगर बॉन्ड बनाएंगे ग्रुप 5 या ग्रुप 6 या ग्रुप 7 के किसी एलिमेंट के साथ, तो उस बॉन्ड का नाम हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड. उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग. और जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड. राइट? इसी तरह फिर हमने कोवलेंट बॉन्डिंग क्या देखी थी. कोवलेंट बॉन्डिंग कब बनती है, जब नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं. आयनिक बॉन्डिंग कब बन रही है, जब मेटल्स मेकिंग बॉन्ड विद नॉन मेटल्स. और कोवलेंट बॉन्डिंग कब बनती है, जब नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इन बिटवीन नॉन मेटल्स जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट होती है. जब ग्रुप 4 के एलिमेंट, ग्रुप 4 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन, ये लोग आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो दैट बॉन्ड फॉर्म इज अ कोवलेंट बॉन्ड. फिर थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज मेटालिक बॉन्डिंग. 3 बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्डिंग. और मेटालिक बॉन्डिंग कब होती है, जब मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो एक ही एलिमेंट के हो, चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स के हो, डिफरेंट मेटल्स के हो, चाहे एक ही मेटल का हो.
ये लोग आपस में मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, राइट? याद आ गया ये सब? आगे बढ़े। अच्छा, देखो मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं। मेटल्स जो होते हैं ना, दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब सिवाय एक मेटल के, मतलब जो हमारा रूम टेम्परेचर है ना, उस पे सारे मेटल जो हैं दे आर सॉलिड। आरटीपी मींस रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो आरटीपी लिखा हुआ है ना, ये हमने मोल्स में भी पढ़ा हुआ है, खैर आरटीपी तुम लोगों को पता है, तो इट मींस रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, और जो नॉन मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, कुछ लिक्विड्स भी होती हैं और कुछ गैसेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट और डायमंड हमने पढ़ा था, उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ऑब्वियसली वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड्स में जैसे वाटर है, नॉन मेटल बना हुआ है ना, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। गैसेस जैसे क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नॉन मेटल है, गैसेस है रूम टेम्परेचर पे। तो मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, सिवाय ग्रुप वन मेटल्स के। ग्रुप वन मेटल्स को ना हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, अल्कली मेटल्स। और नॉन मेटल्स के यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से होते हैं, और नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से होते हैं? नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट और डायमंड को हटा दो, तो बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर बॉन्डिंग रिकॉल करो तो उसमें हमने दो बातें पढ़ी थी। दो तरह के कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में जैसे डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया, तो दोनों कार्बन से बने हुए होते हैं। इनके तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होता है। लेकिन जो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हो गए, आपस में गैस होती है, वाटर हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं? इसके रीजन भी लिखे हैं हमने। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मेटल्स के एक्सेप्ट फॉर ग्रुप वन मेटल्स उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स के भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन जो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के, मेटल्स के भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। कोई बता सकता है इसके रीजंस? ये हमने लिखे थे बकायदा आंसर्स बना के। यस These are ईमान, वेरी गुड। weak intermolecular forces. यस इकरा बेटा, पूरी बात करो, क्योंकि ब्रेकिंग बॉन्ड्स होती है आयनिक बॉन्डिंग में मेटल्स में और जाइंट कोवलेंट में। सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, ये जरा क्लियर करो। तो रहना बेटा, कुछ पूछ रहे हो आप? देखो, जो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनमें हमें कोवलेंट बॉन्ड तो ब्रेक करना ही नहीं होता, वी जस्ट हैव टू ब्रेक और ओवरकम दी वीक इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर लिखा है तो सही लिखा है। नैना कुछ पूछ रहे हो? आपका माइक खुला हुआ है। चलो वापस आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। अच्छा, मेटल्स दे आर शाइनी इन अपीयरेंस, नॉन मेटल दे आर यूजुअली डल इन अपीयरेंस। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी हमने डिस्कस की थी बॉन्डिंग में, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे अभी। नॉन मेटल नॉन मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का क्या मतलब होता है कि क्या कहते हैं, जब मेटल्स टकराते हैं एक दूसरे से तो दे प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड, नॉक साउंड जो होता है ना, उसको कहते हैं सोनोरस। और नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब दो वुडन स्टिक्स, वुड जो है वो नॉन मेटल है ना, उसको एक दूसरे से टकराओगे तो आवाज वैसी नहीं आएगी जैसी दो आयरन की रॉड एक दूसरे से टकराएंगी। अच्छा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी डिस्कस किया था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये और डिस्कस करेंगे। और मेटल्स की हाई डेंसिटीज होती है। डेंसिटी क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। क्योंकि मेटल्स का एटॉमिक मास बड़ा होता है और उनके कंपैक्ट होते हैं, एटम्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, इसलिए वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी ज्यादा होती है। नॉन मेटल्स की लो डेंसिटीज होती हैं। अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये वाली पहली प्रॉपर्टी तो मेटल्स की समझ आ रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब दे लूज इलेक्ट्रॉन और डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कहते हैं, तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स ऑन द अदर एंड लाइक क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दे गेन इलेक्ट्रॉन, so they are known as electronegatives. Metal when loses electron they form a positive charge, तो positive charge को हम positive valency भी कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे redox में। metals are reducing agents, ये भी हमने अभी बीच में redox start करेंगे इसी चैप्टर के बीच में, तो वहां पे ये पढ़ लेंगे। इसी तरह ये जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड टू एसिड एंड बेसिस, तो ये हम एसिड एंड बेसिस के साथ पढ़ेंगे। मेटल्स में मेटेलिक बॉन्डिंग होता है और नॉन मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, पहले जरा ये देखने से पहले ना हम लोग पहले ग्रुप मेटेलिक बॉन्डिंग रिकॉल कर लेते हैं, जो हमने कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा था ना, कि मेटल्स में हमारे पास क्या होता है, मेटेलिक लैटिसेस, मेटल पॉजिटिव आइंस सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, याद है ना सबको? तो मेटल लैटिस कंसिस्ट ऑफ आइंस सराउंडेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड दीज लेयर्स जो होती है ना, मेटेलिक लेयर्स, दीज आर वेरी रेगुलरली अरेंज्ड। ठीक है, तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ मेटेलिक स्ट्रक्चर द लेयर्स स्लाइड ओवर ईच अदर एंड रिफॉर्म इन न्यू लैटिस पोजीशंस। तो मेटल्स का जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका शेप इजीली चेंज किया जा सकता है, बिकॉज लेयर्स आर वेरी रेगुलरली अरेंज्ड। उन पे फोर्स लगाओगे तो वो एक दूसरे पे स्लाइड कर जाएंगे। और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबल एंड डक्टाइल। मतलब अगर बॉन्डिंग में किसी ने डेफिनेशन नहीं लिखी हुई ना तो यहाँ लिख लो, मेलेबिलिटी क्या होती है मेटल्स की, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी हैमर्ड या फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। मतलब मेटल को हैमर करके ठोक के आप कोई भी शेप बना सकते हो। और दूसरी प्रॉपर्टी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स की वजह से होती है, एबिलिटी ऑफ डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी बेसिकली क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब मेटल्स को आप खींच के वायर बना सकते हो, जैसे कॉपर वायर होता है। उमर देखो, पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब ये है कि मेटल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो जो उनपे चार्ज होता है ना वो प्लस आता है। सोडियम आइन है तो पॉजिटिव 1 आइन,
मैग्नीशियम है तो +2 आइन, एल्यूमिनियम है तो 3 पॉजिटिव। तो ये जो चार्जेस होते हैं ना, नंबर आ रहा है चार्जेस पे, इसको ना हम वैलेंसी भी कहते हैं। तो मेटल्स की जो है ना पॉजिटिव वैलेंसी होती है या पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, रिडॉक्स में हम पढ़ेंगे दोबारा। सही है। अब देखो मेटल्स जो होते हैं ना, अब हम अगर अपनी डेली लाइफ को देखें तो मेटल्स तो दे आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ। मेटल्स तो ऐसे तो नहीं है मेलेबल एंड डक्टाइल है, मतलब प्योर मेटल इतना मेलेबल एंड डक्टाइल होता है कि अगर आप उसको हाथ से पकड़ के उस पर फोर्स लगाओ तो वो बेंड हो जाता है, क्योंकि लेयर स्लाइड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम बनी हुई ना प्योर मेटल की, इसमें आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो देखो लेयर्स आगे चली गई ना ये वाली, तो मेटल ने शेप चेंज कर लिया। लेकिन डेली लाइफ में हम प्योर मेटल यूज नहीं करते हैं, डेली लाइफ में हम एलॉयज यूज करते हैं। और एलॉयज बेसिकली क्या होते हैं? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल विद अ नॉन मेटल। तो होता है क्या है कि हम दो डिफरेंट तरह के मेटल एक साथ मिक्स कर देते हैं। मिक्स कैसे करते हैं? दोनों मेटल्स को पहले हम हीट करके मेल्ट कर देंगे, मोल्टन फॉर्म में लेके आ जाएंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे, और जब वो ठंडा होके जमेगा दोबारा सॉलिडिफाई होगा तो क्या होता है देखो, हमने एक एलॉय बनाया हुआ है यहाँ पे, ब्रास, ब्रास तांबा जिसको कहते हैं, जिसके वो डोर नॉब्स बने हुए होते हैं ना यूजुअली, दैट इज ब्रास। कॉइन्स भी बनते हैं ब्रास के। तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, 70% कॉपर डालेंगे और 30% जिंक मिक्स करते हैं इसमें। अब होता है क्या है कि जो जिंक का एटम है ना, उसका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर एटम्स। तो जब ये सॉलिडिफाई होता है ना, तो देखो जिंक जो है ना वो बीच में आ गया है, तो उसने लेयर्स को ना इरेगुलर कर दिया। अब अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो देखो यहाँ पे जो लेयर्स पहले स्लाइड हो रही थी, अब वो जिंक एटम्स की वजह से स्लाइड होने से रुक जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि जिंक आ गया है बीच में, उससे टकरा के रुक रही है, जिसकी वजह से लेयर्स अब इतना इजीली स्लाइड नहीं कर सकती। तो हम कहते हैं कि मेटल्स, मेटल कॉपर मेटल की मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी कम हो गई है, मतलब वो रिजिड हो गया है, ब्रिटल हो गया है। और वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप मिक्स करते हो दो मेटल या नॉन मेटल में, नॉन मेटल डाल के भी एलॉय बना सकते हैं, तो जो लेयर्स है ना वो इरेगुलरली अरेंज हो जाती हैं। पहले वो रेगुलर थी, बट व्हेन यू मेक एन एलॉय तो लेयर्स जो जाती हैं वो इरेगुलरली अरेंज हो जाती हैं, which stops the layers of ions from sliding over one another। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ, ये वाली बात लिख रहा हूँ, द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट साइज मेटल आइंस मेक्स द अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस लेस रेगुलर, और इरेगुलर भी कह सकते हो। दिस स्टॉप्स द लेयर्स ऑफ आइंस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर सो इजली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो जो हम मेटल डेली लाइफ में यूज करते हैं, बेसिकली हम कभी भी प्योर मेटल यूज नहीं करते, वो हम लोग एलॉय यूज कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जो प्योरेस्ट फॉर्म में हम लोग मेटल यूज करते हैं वो ज्वेलरी में यूज करते हैं, गोल्ड या सिल्वर की। लेकिन बेटा वो जो गोल्ड आप यूज करते हो इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, वो भी प्योर मेटल नहीं होता है, अगर उसमें थोड़ा सा सिल्वर मिलाया जाता है। अगर आप प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बना लोगे तो उसको बहुत हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हाथ से थोड़ा सा भी प्रेस करोगे उसको तो वो आराम से शेप चेंज कर लेगा, आराम से टूट जाएगा। इसीलिए हम उसमें थोड़ा सा गोल्ड मिलाते हैं ताकि वो प्योरिटी के करीब तो हो, लेकिन पूरी तरह प्योर होगा तो बहुत मेलेबल एंड डक्टाइल होगा, हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो जो हम कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, 12 कैरेट गोल्ड, तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें प्योर गोल्ड नहीं है। समझ आई बात? तो जो आपके पास 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, दैट इज द प्योरेस्ट गोल्ड, मतलब उसमें कोई मेटल मिक्स नहीं करते, मतलब उसको हम कह सकते हैं 99.9% प्योर गोल्ड। लेकिन जो 22 कैरेट होता है उससे कम होता है, उसमें बिना हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। और कभी भी 24 कैरेट गोल्ड से हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल।
ठीक है, वो टूट जाएगी उतारने में और पहनने में, तो बेकार है। अच्छा, एलवाइज हम लोग डेली लाइफ में बेटा एलवाइज यूज कर रहे होते हैं। जैसे स्टील, स्टील जो एलॉय होता है वो आयरन का, आयरन में कार्बन डालते हैं और कुछ और एलिमेंट्स डालते हैं। ब्रास, कॉपर और जिंक का, जिसको तांबा कहते हैं, कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। निकेल और अदर मेटल, निकेल और कॉपर। सही है। तो एलॉयज के यूजेस क्या होते हैं भाई? आपके कटलरीज, जो चम्मच वगैरह होते हैं, प्लेट्स होती हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं, किचन सिंक्स, स्टील ऑब्जेक्ट्स इन केमिकल फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मशीनरी जो होती है वो मेटल की बनी हुई होती है, एलॉयज की बनी हुई होती है, प्योर मेटल की नहीं बन सकती। अच्छा, कमिंग बैक टुवर्ड्स ग्रुप वन मेटल्स। अब ग्रुप वन मेटल्स की प्रॉपर्टी सिलेबस में ना थोड़ा अलग से डिस्कस करने के लिए बोली गई है। जो ग्रुप वन मेटल्स होते हैं उनका एक स्पेशल नाम होता है, उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। और ये नाम आप जब एसिड एंड बेसिस हम पढ़ेंगे ना, तो ये नाम हमें वहां पे समझ आ जाएगा। तो इस वक्त चाहो तो लिख लो कि अल्कली मेटल्स का मतलब क्या है, जब एसिड एंड बेसिस पढ़ेंगे तो समझ आएगा। सही है। तो जो पहला पॉइंट है ना, वो अभी हम छोड़ रहे हैं। जिन लोगों ने एसिड एंड बेसिस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिसका आइडिया है एसिड एंड बेसिस का, तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जो देखो ग्रुप वन के मेटल जब ऑक्साइड बनाते हैं ना, सोडियम ऑक्साइड, इसको जब पानी में डालेंगे तो ये डिसॉल्व होके एल्कली बना लेता है। ठीक है, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। अब जिन्होंने एसिड एंड बेसिस पढ़ा हुआ है उनको तो समझ आ गई होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो टेंशन ना लो, वो जब हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस तो वहां देख लेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड इज नोन एज बेसिक ऑक्साइड। जब वो पानी में डिसॉल्व होती है तो वो अल्कली बनाती है, इसलिए ग्रुप वन के मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। ऑल ग्रुप वन मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल वैसे। अच्छा, जो ग्रुप वन के मेटल्स होते हैं ना, दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इन द periodic टेबल। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज करते हैं। ये मेटल्स तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करते हैं ना, तो ग्रुप वन के मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनके आउटर शेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप वन में, सबको पता है। इनका जो अपीयरेंस होता है ना, कलर वगैरह, वो शाइनी या सिल्वर कलर का होता है। अच्छा, ये जो प्योर मेटल होते हैं ग्रुप वन के, दे आर वेरी सॉफ्ट। मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से काट दो। अब जैसे आयरन है, आयरन को तो आप नाइफ से नहीं काट सकते हो, लेकिन जो ग्रुप वन के मेटल्स होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, यू कैन इजीली कट इट विद अ नाइफ। ग्रुप वन के मेटल्स की ना लो डेंसिटीज होती हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वरना मेटल्स के तो यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं सिवाय ग्रुप वन मेटल्स के। और इनके मेल्टिंग पॉइंट ना डाउन द ग्रुप वन डिक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे ना इंक्रीज लिखा हुआ है, इसको डिक्रीज कर देना भाई, ये लिख लेना अपने पास, ताकि हैंड आउट पढ़ो तो याद रहे तुम्हें कि डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं। सर मेरा एक सवाल है। जी बोलो। जैसे कि आपने बताया कि ये मेरिबल होते हैं ये वाले प्योर मेटल्स, तो ये जो जी जी। हमारे पास एक स्केल होता है ना स्टील वाला, वो किसी चीज का मेटल का होता है वो, तो वो आयरन भी का होता है। मोड़ा होता है। अच्छा, लेकिन वो मोड़ा होता है, क्या वो भी जी। मेरिबल होता है? हाँ देखो, मेटल तो मेलेबल ही है। अब स्टील का जो स्केल है, अब वो देखो मेलेबिलिटी अब आपने कितनी कम करनी है। एलॉय जैसे स्टील जो होता है ना, वो आयरन मेटल का एलॉय होता है, उसको हम स्टील कहते हैं। और स्टील बनाने के लिए हम करते क्या है कि जो आयरन के आइटम्स है ना, वो भी जाहिर है उनका भी जो लैटिस है वो रेगुलरली अरेंज है। तो आयरन के एटम्स की लेयर्स को आगे पीछे करने के लिए हम इसके अंदर ना कार्बन मिक्स करते हैं। कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। जब हम मिक्स करेंगे तो जो लेयर्स है ना, अगेन वो आगे पीछे हो जाती हैं। लेयर्स ऊपर नीचे और आगे पीछे हो जाती हैं जब हम आयरन इसमें मिक्स करते हैं, लाइक दिस। कार्बन एटम बीच में आ जाएगा, यहाँ पे लेयर्स जो है वो आगे पीछे हो जाएंगी।
तो वो जो स्टील का स्केल हो या कोई भी स्टील है ना, आयरन जितना भी हमारे सामने है ना, चाहे वो गाड़ी की बॉडी हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं घरों के दरवाजे हो, चाहे वो ग्रिल हो, वो सब स्टील है, आयरन के एलॉयज हैं। ठीक है, अब जितना ज्यादा कार्बन मिक्स करोगे उतना ज्यादा लेस मेलेबल एंड डक्टाइल होगा। तो जो आयरन आप इजिली मोड़ पा रहे हो, इट मीन्स के वो उसमें कार्बन कम मिक्स हुआ हुआ है। लेकिन जिसको जैसे घरों के दरवाजे हैं वो आप हाथ से नहीं मोड़ सकते, मतलब उसमें कार्बन ज्यादा मिक्स हुआ हुआ है, वो हार्ड स्टील है। ये भी हम आगे जी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टील को भी डिटेल में पढ़ेंगे। जी। तो सर क्या कार्बन ही होता है इसके अंदर एलॉयज में? सिर्फ कार्बन मिलता है कि दूसरे उसके साथ नहीं नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टील बनाने अच्छा के लिए अच्छा आयरन और कार्बन को मिक्स करते हैं। अच्छा अच्छा। कभी कभार स्टील बनाने के लिए कार्बन के साथ हम लोग क्रोमियम और निकेल भी मिक्स करते हैं। तो ये जो स्टील होती है, ये होती है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील वो स्टील होती है जो कि जिसपे रस्टिंग नहीं होती है। अगेन ये भी आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, रस्टिंग। इसी तरह कॉपर और जिंक का जो एलॉय होता है, वो अभी हमने देखा, उसको हम ब्रास कहते हैं। तांबा जो होता है ना, तांबा जिसके डोर नॉब्स बने हुए होते हैं यूजुअली, दैट इज ब्रास एंड जिंक एलॉय नोन एज ब्रास। और देखो, एलॉय जो है ना, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। मतलब कॉपर और जिंक एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सिंपल मिक्स हो रहे हैं। अगर आपसे ब्रास का फॉर्मूला पूछा जाए ना, तो ब्रास का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसमें कॉपर के एटम्स होंगे और जिंक के एटम्स होंगे, तो ये आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, मतलब रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं हो रहा है इसमें, ये याद रखना। तो एलॉय इज अ फिजिकल मिक्सिंग, नॉट अ केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। सही है, आगे बढ़े। जी सर। अच्छा जी, ग्रुप वन के मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर इनको हवा में रखे ना, तो वो हवा में जल जाते हैं फौरन। जैसे सोडियम मेटल है, इसको एयर में निकालोगे ना, तो ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। और ये इतना वायलेंट रिएक्शन होगा कि ये बर्न हो जाता है, फ्लेम लग बकायदा जल जाता है, आग लग जाती है इसमें। इसलिए ना हम इनको ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, प्योर सोडियम मेटल को। दे आर वेरी रिएक्टिव, और पानी के साथ भी फौरन रिएक्ट कर जाते हैं। और पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। बाकी ग्रुप वन मेटल दे मेक आयनिक कंपाउंड, +1 चार्ज बनाते हैं, ये सबको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। और रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इनकी इंक्रीज होती है। मतलब देखो, पहला हमारे पास ग्रुप वन मेटल है लिथियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2,1। अगर मैं इसका एटम देखूं तो इसके बाद दो शेल्स है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो लिथियम रिएक्ट करेगा। अब लिथियम के नीचे है सोडियम, सोडियम के पास दे आर टोटल 3 शेल्स। तो सोडियम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इन द थर्ड शेल। तो वो जब लूज करेगा तो रिएक्शन और जल्दी होगा। मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होगा या लिथियम का इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होगा? ये लेट से पोटेशियम भी बना देते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये भी ग्रुप वन का है। तो सबसे जल्दी आपको क्या लगता है कौन से एटम का इलेक्ट्रॉन लूज होगा? लिथियम का, सोडियम का, या पोटेशियम का? जवाब दो। रश्मि। पोटेशियम का, रीजन के साथ। आई थिंक सो, आई डोंट नो। देखो, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ किसने होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस ने। अब जो इनके न्यूक्लियस हैं वो तो सारे पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो वो न्यूक्लियस नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन लूज हो। सही है। लेकिन
पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है, और जो ज्यादा दूर होता है उसको लूज होना आसान होता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम लूजेस इजिली एज कंपेयर टू सोडियम एंड लिथियम। तो जिसका एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, मतलब जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे, वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं ना, दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, चाहे वो ग्रुप 1 के हो चाहे वो किसी भी ग्रुप के हो। तो डाउन द ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जनरल करके लिख लो इस बात को, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। और उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होता है? एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी ऑफ एटम्स, या इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर सकेंगे ना वो जितना दूर होगा न्यूक्लियस से। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस, हेंस जितना जल्दी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ये लिख लो अपने पास बातें। सर ये पहला पॉइंट मैं नहीं समझा, ये एटॉमिक पहला साइज पॉइंट, इंक्रीज। जी, एटॉमिक साइज इंक्रीज इसका क्या मतलब है? देखो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है ना। लिथियम के पास 2 शेल्स है तो उसका साइज जो है वो छोटा है ना, उसका रेडियस छोटा है। ओह सोडियम अच्छा के अच्छा। पास 3 शेल्स है। ठीक है, जी जी समझ गया समझ गया। ओके। लिख लिया ये सबने? आगे बढ़े? जी सर। अच्छा, तो ग्रुप 1 मेटल्स भी दे बिकम मोर रिएक्टिव डाउन द ग्रुप। ग्रुप 1 में पहला एलिमेंट मेटल जो है हमारे पास लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है, और नीचे फ्रेंशियम भी आता है। सिंबल्स इनके तो प्रोडक्ट टेबल में मिल जाएंगे। अच्छा, डाउन द ग्रुप इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, मतलब लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होगी, सोडियम की सबसे उससे ज्यादा होगी, पोटेशियम की उससे ज्यादा होगी। तो डेंसिटीज के बारे में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस आपने ये याद रखना है कि डाउन द ग्रुप इनकी डेंसिटीज इंक्रीज होती है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप ग्रुप 1 मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। सबसे बड़ा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का होता है, डेट इज 180 डिग्री सेल्सियस, बट सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट उससे कम होता है, 98 डिग्री सेल्सियस। फिर पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस। अगेन मेल्टिंग पॉइंट्स आपको याद नहीं रखने, बस आपने सिर्फ इतना याद रखना कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इनके डिक्रीज होते हैं। सबसे बड़ा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का ही होता है, डेट इज 180। तो लिथियम के नीचे जितने भी मेटल्स हैं ग्रुप 1 में, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा 180 से। कितना कम होगा ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस लिथियम का याद इतना कर लो। अगर 180 याद नहीं हो रहा तो बस ये याद कर लो कि लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 200 होता है। तो बाकी ग्रुप 1 मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट 200 से कम ही होगा। एमसीक्यूज में काम आती है नॉलेज। सही है? कोई सवाल यहाँ तक? ईमान, इर्तिजा, अच्छा इर्तिजा तो है इसका, अली, उमर,
सारिन, सुनैना, सवाल पूछना है? नहीं, चलो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर मेटल्स का हैंडआउट मैं आपको भेजता हूँ, जहाँ तक हमने पढ़ा है उसको प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, रीड आउट कर लेना। सही है। ओके, जा सकते हो आप लोग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।